हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं मुस्कान स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। आज जो कहानी हम आप सबके लिए लेकर आए हैं वह आलिफ लैला से है, सिंदबाद जहाजी की दूसरी समुद्री यात्रा की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी, सिंदबाद जहाजी की दूसरी समुद्री यात्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली यात्रा के दौरान मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, तो इस बार मैंने तय किया कि व्यापार यात्रा नहीं करूँगा, अपने नगर में ही सुख से रहूँगा। किंतु ज़्यादा दिनों तक ऐसा चल न पाया। मैं बेचैन रहने लगा और फिर काफ़ी सोच विचार के दोबारा यात्रा करने का फैसला किया। मैंने तरह तरह की व्यापारिक वस्तुएं मोल ली और व्यापारी दोस्तों के साथ नई यात्रा का कार्यक्रम बनाया। तय समय पर हम जहाज में सवार हुए और भगवान का नाम लेकर कप्तान ने जहाज का लंगर निकाल दिया। कई दिनों की यात्रा के दरमियान हम देशों और द्वीपों में गए, वहाँ व्यापार किया और फिर एक दिन हमारा जहाज हरे भरे द्वीप के तट पर आ लगा। द्वीप में सुंदर और मीठे रसीले फलों के कई वृक्ष थे। वहाँ का वातावरण इतना मोहक था कि हम सैर के लिए उतर गए। द्वीप बहुत सुंदर था, खूबसूरत था, लेकिन वहाँ किसी मनुष्य, किसी जीव के कोई नामो निशान नहीं थे। कई साथी पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे। मैंने एक कोने में बैठकर अपने साथ लाए खाने को निकाला और खाने लगा। खाने के बाद मैंने शराब पी। शराब ज़्यादा हो जाने के कारण मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। अचानक झटके से आँख खुली तो देखा आसपास कोई नहीं था। मैं दौड़ के जहाज़ की तरफ भागा। जहाज़ भी नहीं था। मैंने समुद्र में गौर से देखा तो एक जहाज़ पाल उड़ाता हुआ जाता दिखाई दिया। मैं चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं इस वीरान द्वीप पर अकेला था। मैं जितना सोचता उतना ज़्यादा रोने आता। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगा। वहाँ कोई नहीं था जो मुझे सुन पाता। मैं खुद को कोसने लगा कि आखिर क्यों मैंने दोबारा यात्रा का ख्याल मन में आने दिया। पहली यात्रा से मैंने सीख क्यों नहीं ली। काफ़ी देर विलाप के बाद मैं उठा और इधर उधर घूमने लगा कि कहीं तो कोई सुराग मिले जिससे बाहर जा सकूं। मैं पेड़ पर चढ़ा ताकि दूर तक देख सकूं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ देर बाद टापू पर मुझे एक सफ़ेद चीज़ दिखाई दी। मैंने सोचा करीब जाकर देखता हूँ, शायद कुछ ठिकाना मिले। वह गुंबद नुमा था, लेकिन उसका कोई दरवाज़ा न था। मैं उस पर चढ़ गया। इतने में अचानक अंधेरा छाने लगा। मैं विचलित हो गया कि अचानक रात कैसे होने लगी। अभी तो उजाला था। मैंने आकाश की ओर देखा और डर गया। मेरा कलेजा मुंह में आ गया। मैंने देखा कि एक विशालकाय पक्षी मेरी ओर तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। मुझे जहाजियों की बात याद आई। मैंने उन्हें कहते सुना था कि रूख पक्षी बड़ा होता है जो अक्सर यात्रा के दौरान मिलता है। मैं समझ गया ये वही है। इतने में वह आया और गुंबदनुमा चीज पर बैठ गया। अब मैं समझ चुका था कि वह मादा रूख का अंडा है जिसे पक्षी सेने बैठी है। उसका एक पांव मेरे समीप पड़ गया। उसका नाखून एक बड़े वृक्ष जैसा था। मैंने अपनी पगड़ी खोली और अपने शरीर को उसके नाखून से कस दिए। मैंने सोचा पक्षी उड़कर कहीं तो जाएगा ही, उसी के साथ चला जाऊंगा। कुछ देर बाद वह पक्षी उड़ा और इतनी दूर उड़ गया कि धरती मुश्किल से दिखाई पड़ रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। मैंने जमीन मिलते ही उसके नाखून में बंधी गांठ खोल दी और उससे अलग हो गया। इतने में रूख ने तपाक से एक अजगर को दबोचा और उसे पंजे में लेकर
पलक झपकते उड़ गया। रूख पक्षी ने जहाँ मुझे छोड़ा था वहाँ बहुत नीची एक ढलान घाटी थी, जहाँ जाना मतलब मौत। मैं अफसोस करने लगा कि मैं यहाँ क्यों उतरा। मैं मायूस इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि द्वीप पर बड़े बड़े असंख्य हीरे बिखरे पड़े हैं। मैं खुश हो गया और अपनी चमड़े की थैली में उन्हें जमा करने लगा। अगले ही क्षण जब कैद होने की बात याद आई तो मैं वापस दुखी हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अंधेरा होते ही बहुत सारे अजगर और भयानक सांप बिलों से बाहर निकल आए। मैं डर गया। भाग्यवश एक छोटी सी गुफा भी दिखी। मैं भागकर उसमें छिप गया और पत्थर से गुफा के मुंह को ढक दिया ताकि कोई सांप अंदर न आ सके। फिर मैंने पास पड़े भोजन को खाया और सोने की कोशिश की। आंखों से नींद गायब थी। रात भर में न जाने का डर खाता रहा। रात बीती और सूरज निकला। सांप वापस बिलों में चले गए। मैं बाहर निकला और एक खुली जगह में लेट गया। तभी मेरे पास एक भारी चीज गिरी। मैं डर गया। आंखें खोली तो देखा एक विशाल मांस गिरा। मैं कुछ समझता इससे पहले ढेरों मांसपिंड बरसने लगे। मैंने किसी तरह जान बचाई और यह सब देखता रहा। फिर मुझे जहाजियों की बात याद आई। एक बार मैंने जहाजियों को कहते सुना था कि एक द्वीप है जहाँ बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन वहाँ इतने सांप हैं कि डर के मारे कोई नहीं जाता। हीरों की आस में व्यापारी द्वीप पर मांस फेंकते हैं जिसे रूख पक्षी खाने पहुँचते हैं और उनमें चिपक कर हीरे भी आ जाते हैं। बाद में जब रूख घोंसले में पहुँचते हैं तो व्यापारी उनके जाने पर घोंसले में से हीरे उठा लेते हैं। मैं वहाँ से निकलने को लेकर पहले से ही काफ़ी परेशान था। मुझे अब तक कोई रास्ता नहीं मिला था। इतने में मुझे मांस के साथ बाहर निकलने की तरकीब सूझी। मैं भागा और एक विशाल मांस के टुकड़े के साथ खुद को बांध लिया। कुछ देर बाद एक गिद्ध उतरा और उसने मुझे बंधे मांस के टुकड़े को उठाकर उड़ना शुरू किया। मैंने हीरों वाली चमड़े की थैली जोर से कस ली। गिद्ध ने मुझे पहाड़ की चोटी पर बने घोंसले में पहुंचाया। मैंने झट से खुद को मांस खंड से अलग कर लिया। तभी पहले से घात लगाए व्यापारियों ने शोरगुल शुरू कर दिया। गिद्ध डरकर उड़ गया। उन व्यापारियों में से एक की निगाह मुझ पर पड़ी। वह मुझे गुस्साई नज़रों से ताकने लगा। गिद्ध के जाते ही व्यापारियों का समूह मेरे करीब आया और मुझे घेर लिया। मैंने हाथ जोड़ लिए और बोला, भाइयों, आप एक बार मेरी बात सुन लें। मेरी कहानी जानने के बाद आप निश्चिंत ही मुझ पर तरस खाएंगे और माफ़ कर देंगे। मैंने हीरों से भरी थैली उनके सामने खोल दी और बोले, ये सारे आप लोगों को दे दूँगा, कृपया मुझ पर रहम करें। व्यापारी ने इनकार किया और बोला, ये आपके हीरे हैं, मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने बहुत जोर दिया। इस पर उन्होंने एक बड़ा हीरा और 2-4 छोटे छोटे हीरे उठा लिए। मैंने उन व्यापारियों के साथ वहाँ किसी तरह रात बिताई। उन्होंने मुझे विस्तार से यात्रा वृत्तांत सुनाने को कहा। मैंने भी उत्सुकता से सारी कहानी उन्हें बताई। उन्हें मेरे सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे दिन मैं उन व्यापारियों के साथ रूहा नामी द्वीप पर आ गया। यहाँ भी सांप भरे पड़े थे, लेकिन हमें कोई क्षति नहीं हुई। रूहा द्वीप में कपूर के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। व्यापारी कपूर के पेड़ की टहनियों को छुरी से चीरकर बर्तन रख देते थे। पेड़ का रस उन बर्तनों में जमा हो जाता था जो कपूर कहलाता है। द्वीप पर एक पशु था जिसे गैंडा कहते हैं। वह भैंस से बड़ा और हाथी से छोटा होता है। उसकी नाक पर एक लंबा सींग होती है जिसमें सफ़ेद रंग के आदमी की तस्वीर बनी होती है। कहते हैं कि गैंडा अपनी सींग को हाथी के पेट में घुसेड़कर उसे मार डालता है और उसे अपनी सींग पर उठा लेता है। हाथी का खून और उसकी चर्बी जिसकी आंखों में पड़ती है वह अंधा हो जाता है। ऐसी स्थिति में रूख पक्षी आता है और मरे हुए गैंडे और हाथी को
पंजे में दबाकर उड़ जाता है। इस द्वीप से होता हुआ मैं अन्य द्वीपों में गया। मैंने अपने हीरो के बदले बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी। इस प्रकार कई द्वीपों और देशों से व्यापार करता हुआ बसरा बंदरगाह और फिर बगदाद पहुंचा। मेरे पास इस यात्रा से भी बहुत सारा धन जमा हो गया। मैंने उनमें से निर्धनों को काफ़ी दान दिया। अपनी दूसरी सागर यात्रा खत्म करके सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दीनार देकर विदा किया। मैंने हिंदबाद को कहा, कल फिर इसी समय आना, मैं तुम्हें अपनी तीसरी यात्रा का वृत्तांत सुनाऊंगा। सभी दोबारा आने के वादे के साथ हंसी खुशी विदा हुए। तीसरे दिन समय पर हिंदबाद और अन्य साथी सिंदबाद के घर पहुँचे। दोपहर का भोजन करने के बाद सिंदबाद ने तीसरी कहानी शुरू की। तीसरा वृत्तांत पहले 2 यात्राओं से कम विचित्र नहीं था। तीसरी यात्रा में क्या हुआ जानने के लिए अगली कहानी सुने। आज की कहानी बस इतनी सी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।